हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। और दोस्तों, आज की क्लास में दिसंबर 2023 का अटेम्प्ट दे रहे बच्चों के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसीके का एमटीपी यानी पहला पहला मॉक टेस्ट पेपर मैं लेकर आया हूं विद आंसर की। आईसीएआई ने अभी आंसर की रिलीज नहीं की है, उससे पहले आपके पास सॉल्यूशन आ रहे हैं। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे सही। यानी इस टाइम पर लोग सोच रहे हैं अरे यार, जब आंसर की आएगी तब लोगों को यूट्यूब पे बना बना के वीडियो डाल देंगे। लेकिन तुम्हारा भाई, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे लिए बहुत जल्दी से जल्दी चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। और ऊपर से बात सुनो दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 1 लिखा है, मैं इसमें ही इसको कंप्लीट करा दूंगा। जिन बच्चों ने मुझसे ये सब्जेक्ट पढ़ा है उनके लिए ये पेपर लप्पू सा होने वाला है। और बहुत बड़ी बात आपको बताऊं, इस पेपर में आईसीआई ने एक क्वेश्चन गलत दिया है, 2 क्वेश्चन डबल डबल रिपीट कर दिए हैं। अब कौन सा क्वेश्चन गलत दिया है, कौन सा क्वेश्चन डबल रिपीट किया है, मैं आपको पेपर चलते चलते बताऊंगा। जिन बच्चों ने यह क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है वो बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा। तो लास्ट में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि 100 नंबर में से आप कितना स्कोर कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों, मैं इस तरीके से इकोनॉमिक्स आपको कवर कराने की कोशिश करता हूं कि किसी बच्चे को अगर लॉ और मैथमेटिक्स में डर हो ना, तो उसकी पूर्ति वो इस पेपर नंबर 4 से कर लेता है, हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करके 80 प्लस, 90 प्लस, इवन 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए जा सकते हैं। और दूसरे सब्जेक्ट के डर का भी खामियाजा यहां कंप्लीट किया जा सकता है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। मैं आपको क्या करा रहा हूं, पहला पहला मॉक टेस्ट पेपर, 2 मॉक टेस्ट पेपर आते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के। इसका आरटीपी नहीं आता, मैथ्स और इको का आरटीपी नहीं आता। आरटीपी एक्चुअली अकाउंट्स और लॉ का ही आता है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाता है और क्या लिखा है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल बी प्रॉफिटेबल ओनली इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट मार्केट इन विच द टोटल मार्केट हैज बीन डिवाइडेड। क्या बोल रहा है, कह रहे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि कोई एक प्रोडक्ट बेचने के लिए अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। यह फीचर है मोनोपोली की। यह प्रॉफिटेबल कब होती है भाई, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था अनुष्का मैम को छोले भटूरे बहुत पसंद है और उन्होंने एक छोले भटूरे की दुकान कनॉट प्लेस में देखी और वही सेम टेस्ट वाली, सेम नाम वाली दुकान जेजे कॉलोनी में देख ली। और उन्होंने देखा कि कनॉट प्लेस के अंदर 60 रुपए की प्लेट थी छोले भटूरे की और जेजे कॉलोनी में वही डिट्टो सेम चीज 30 रुपए प्लेट मिल रही थी। और ये मानकर चलते हैं कि छोले भटूरे की मोनोपोली थी, है ना। तो दोनों जगह पर अलग अलग रेट पर सामान बेचा जा रहा था और कंपनी दोनों जगह से प्रॉफिट एंजॉय कर रही थी, मजे मार रही थी। यानी उस छोले भटूरे वाली कंपनी ने अपनी मार्केट को 2 पार्ट में सब डिवाइड कर दिया। एक जगह रेट ज्यादा चार्ज कर रही है, एक जगह रेट कम चार्ज कर रही है। अब दोनों जगह सेम क्यों नहीं चार्ज कर रही, क्योंकि दोनों इलाकों में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट है। कनॉट प्लेस में प्राइस इलास्टिसिटी बहुत कम है, यानी आप यहां पर रेट ज्यादा भी चार्ज करोगे तो लोग तब भी छोले भटूरे खा लेंगे। जेजे कॉलोनी में थोड़ा लोअर इनकम ग्रुप रहता है, वहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा है। वो लोग महंगी चीजें की डिमांड कम कर देते हैं और सस्ती चीजों की डिमांड बढ़ा देते हैं, यानी वो चेंज करते रहते हैं डिमांड, है ना। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फायदेमंद तब होती है जब आपने अपनी मार्केट को 2 सब मार्केट में डिवाइड किया हो या 3 में किया हो, लेकिन कितनी भी सब डिवाइडेशन की हो आपने, बस उन सभी जगह की इलास्टिसिटी डिफरेंट होनी चाहिए। तो हियर इज द आंसर बी। अब आपको करना क्या है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, इतनी लंबी लेक्चरबाजी भी कर दी मैंने, इस बीच में आपने आंसर गैस कर लिया होगा, ईमानदारी से अपनी कॉपी में आंसर टिक कर लिया। लास्ट में कितने आंसर आपके सही होंगे वो आप मुझे बता देना, वो मैं जरूर काउंट करूंगा, देखूंगा किस किस बच्चे ने कितना कितना काम किया है। ये पहला क्वेश्चन था दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस वुड बी। 4 लाइनें दी हुई हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल बताना है आपको। देखो जी, एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब संभावनाओं से रिलेटेड जो बातें हैं वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। जो फैक्ट से रिलेटेड बातें हैं वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है। तो किसी लाइन में अगर व्हाट इज से रिलेटेड बात की हो, व्हाट वॉज से रिलेटेड बात की हो, तो वो फैक्ट है, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। लेकिन जब बात हो रही हो व्हाट शुड बी, यानी यू शुड ओबे योर एल्डर्स, है ना,
रिच पीपल शुड बी मोर टैक्स्ड, जिस भी लाइन में शुड बी या ऑट टू बी लिखा है वो सारी बातें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। इसके अलावा कोई भी लॉ की स्टेटमेंट हो, जैसे कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होती है, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन, ये फैक्ट है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ती है, फैक्ट है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो यहां पर 4 लाइनें लिखी हैं, आपको बतानी है कि कौन सी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जब जब शुड बी और ऑट टू बी आपको नहीं मिल रहा और लाइन में यह दिख रहा है कि कहीं लिखा है डिटरमाइनिंग, यानी डिसाइड हो रहा है, वैसे तो शुड भी लिखा है लेकिन डिटरमाइनिंग भी लिखा है, डिटरमाइनिंग भी लिखा है और डिसाइडिंग भी लिखा है। डिसाइडिंग और डिटरमाइनिंग का मतलब सेम आता है। ये तीनों की तीनों नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। जो अकेली है वो लिखा है एन एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ फूड एंड क्वांटिटी परचेज्ड। प्राइस और क्वांटिटी के बीच में एक एनालिसिस है, यानी फैक्ट की बात हो रही है। इट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ध्यान रखना। बाकी सारी नॉर्मेटिव हो गई और बुक्स में भी एक ऐसा क्वेश्चन गिवन है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बाबू किंक डिमांड कर्व जो होता है ओलिगोपोली में, वो क्या अज्यूम करता है? पहले मैं किंक डिमांड कर्व बता दूं आपको, जरा आपको थोड़ा अच्छा भी लग जाएगा। इसके लिए इलास्टिसिटी की यार थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए आपको। किंक डिमांड कर्व पॉल ए स्वीजी नाम के इकोनॉमिस्ट ने दिया था, अज्यूम करके। बहुत सारी अजम्पशंस थी इसके अंदर। देखो जी, एक ऐसे और यहां से मुड़ गया, ये मुड़ा हुआ डिमांड कर्व है, इस मोड़ को बोलते हैं किंक। इसके सामने एक प्राइस है, मान लो ये प्राइस है। पॉल ए स्वीजी बोलते थे ओलिगोपोली के अंदर इस प्राइस पर ट्रेड होता है, प्राइस रिजिड रहता है। अगर तुम प्राइस बढ़ा दोगे, इससे ऊपर प्राइस ले जाओगे, तो तुम्हें ऐसा डिमांड कर्व फेस करने को मिलेगा, और प्राइस अगर तुम कम कर दोगे तो तुम्हें ऐसा डिमांड कर्व फेस करने को मिलेगा। और देखो, ये जितना डिमांड कर्व फ्लैट है ना, सॉरी स्टीप है, स्टीप होता है ऐसे खड़ा, फ्लैट होता है ऐसे लेटा, ये ज्यादा लेटा हुआ है, ये फ्लैट बोल दो इसको, थोड़ा फ्लैट है, ये थोड़ा स्टीप है, थोड़ा खड़ा हुआ है। जो थोड़ा स्टीप यानी थोड़ा खड़ा हुआ होता है, उसकी इलास्टिसिटी 1 से कम होती है, लेस इलास्टिक डिमांड होती है। इसकी इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होती है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज्यादा होगी। तो जब डिमांड ज्यादा इलास्टिक होती है तो लोग, इसका मतलब यह है कि प्राइस के बदलने पे डिमांड को ज्यादा बदल देते हैं। और जब डिमांड लेस इलास्टिक होती है तो इसका मतलब होता है प्राइस के चेंज करने पर लोग डिमांड को ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, है ना। तो यार मैं मतलब डेप्थ में नहीं बता रहा इस चीज को, आपको बस ये रिवाइज करा रहा हूं। अरे हाँ ऐसा कुछ था, बस उस पर्पस से सोचना, यहां से जज मत करने लगना कि हाँ भाई लव कौशिक सर ऐसा पढ़ाते हैं। नहीं नहीं, मेरा पर्पस दूसरा है, यहां पर आपको 100 क्वेश्चन कराना है यहां पर, ठीक है ना। तो दोस्तों, जब डिमांड लेस इलास्टिक होती है तो कंज्यूमर लेस रेस्पॉन्सिव है। लेस रेस्पॉन्सिव मतलब डिमांड नहीं बदलेंगे। लेस इलास्टिक डिमांड किन चीजों की होती है? जो बहुत जरूरी नेसेसिटी वगैरह चीजें होती है, इनकी डिमांड जनरली कंज्यूमर नहीं बदलता। लेकिन जो लग्जरी आइटम्स या फिर बहुत हाई फाई चीजें हो जिनके बिना जिंदा रहा जा सकता है, उनकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है। वैसे यहां पर कंज्यूमर ज्यादा रेस्पॉन्सिव है। तो किंक डिमांड कर्व पे ऊपर की साइड कंज्यूमर ज्यादा रेस्पॉन्सिव है और नीचे की साइड में कंज्यूमर कम रेस्पॉन्सिव है। ऑप्शन कुछ ऐसे ही है यहां पर, ठीक है। कहां गया क्वेश्चन हमारा? ये रहा जी, ठीक है। तो हमें देखना है, पहले इस पे ले जाऊं, जब प्राइस ऊपर चला जाएगा तो कंज्यूमर ज्यादा रेस्पॉन्सिव, प्राइस नीचे चला जाएगा तो कंज्यूमर लेस रेस्पॉन्सिव। ऐसा ऑप्शन है। ऑप्शन के हिसाब से एक्चुअली मैंने आपको समझाया है, ठीक है। चलो जी देखते हैं क्या बोलता है। ये लिखा जी, रेस्पॉन्स टू अ प्राइस इंक्रीज इज लेस देन रेस्पॉन्स टू अ प्राइस डिक्रीज। हाँ, क्या बोल रहा है? प्राइस इंक्रीज अगर कर दोगे तो रेस्पॉन्स कम है, प्राइस इंक्रीज करोगे तो रेस्पॉन्स ज्यादा है भाई, है ना। प्राइस डिक्रीज करोगे तो लेस रेस्पॉन्स है, ठीक है। तो जी, रेस्पॉन्स टू अ प्राइस इंक्रीज इज मोर। प्राइस इंक्रीज करोगे तो ज्यादा रेस्पॉन्स होगा, मतलब कंज्यूमर ज्यादा रेस्पॉन्सिव होगा। और प्राइस डिक्रीज करोगे तो कंज्यूमर लेस रेस्पॉन्सिव होगा, ठीक है। ओके, तो दूसरे वाला ही ओके रिपोर्ट है। यहां पर बी के साथ ही चले जाएंगे, आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों गलत है, मैंने पढ़ रखे हैं, टेंशन मत लो आप। ओके, आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन लिखा है द कॉब डगलस होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन गिवन एज। ये फंक्शन दिया हुआ है, ये देखो सही से लिखता हूं, ये 1/2 नहीं है यहां पर, मैं लिखता हूं सही से, इसको लिखता हूं Q इज इक्वल टू लेबर की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल की पावर 1/2। ये कॉब डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि ये क्या शो करता है। एग्जिबिट का मतलब शो क्या करता है। देखो जी, हम हमेशा अंदाजा लगाते हैं जो लेबर की पावर है ना और कैपिटल की जो पावर है, इससे अगर इन दोनों को टोटल करके देखो 1/2 + 1/2, इन दोनों का टोटल 1 आ गया
तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल चल रहा है, ये आंसर ठीक कर देंगे। लेकिन दोस्तों अगर आंसर 1 से ज्यादा आता तो बोलते इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल चल रहा है, तो सी ठीक करते। अगर आंसर 1 से कम आता 0.8 0.9 कुछ भी आता तो हम डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल करते। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको साथ के साथ चलना है। 4 क्वेश्चन हो गए हैं। 5वां क्वेश्चन, बिजनेस साइकिल कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमी में इमर्ज करती है? आपकी बुक में लिखा हुआ है बिजनेस साइकिल जनरली फ्री मार्केट इकोनॉमी में इमर्ज करती है, ना सोशलिस्टिक में ना मिक्स्ड इकोनॉमी में, जनरली बोल रहा हूं, जनरली। तो इट इज द पार्ट ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी जहां पर डिमांड और सप्लाई की बेसिस पर ही, प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू ही सारे डिसीजन ले लिए जाते हैं। इकोनॉमिक डिसीजन की बात कर रहे हैं। 6वां क्वेश्चन, विद फॉल इन अ प्राइस डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज। कह रहा है प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। हाँ पता है, ओके रिपोर्ट है, ठीक है। एज इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर इन कंपैरिजन टू अदर गुड्स। प्राइस कम हुआ है, डिमांड बढ़ गई है। डिमांड बढ़ने का एक और रीजन था इस प्राइस के गिरने पर। देखो जी, जब पेप्सी सस्ती हो जाएगी ना तो पेप्सी ज्यादा बिकेगी, ठीक है। इसका एक रीजन और है कि जो पेप्सी के सब्स्टिट्यूट्स है ना वो एक्सपेंसिव भी लगने लगेंगे, राइट। तो यहां पर लाइन लिख दी है इन कंपैरिजन टू अदर कमोडिटीज, जो उसके जैसी अदर कमोडिटीज हैं उनसे कंपैरिजन की भी बात की जा रही है। तो ये दोस्तों सीधा सीधा पार्ट बनता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का। अब तुम बोलोगे सर आपने तो आंसर पता नहीं कैसे बता दिया। देखो भाई, एक होता है प्राइस इफेक्ट, मतलब प्राइस के चेंज होने पर डिमांड चेंज होगी। प्राइस इफेक्ट के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक होता है इनकम इफेक्ट। तो जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है ना तो कंज्यूमर की यहां पर रियल इनकम फॉल हो जाती है, यानी कंज्यूमर की जो परचेसिंग पावर है ना, खरीदने की शक्ति, प्राइस जब बढ़ गया तो सामान महंगा लग रहा है। जैसे कि मानो 10 रुपए का एक समोसा आता है, आपके पास 100 रुपए हैं, आप 10 समोसे खरीद सकते हो। अब समोसा 20 रुपए का हो गया, आपके पास तो 100 ही रुपए है ना, अब आप 5 समोसे खरीद सकते हो। तो आपकी परचेसिंग पावर कम हो गई है। पहले आप 10 रुपए के हिसाब से 10 समोसे खरीद पा रहे थे, आपकी परचेसिंग पावर 10 थी। अब 20 रुपए के हिसाब से 5 समोसे खरीद पा रहे हो, आपकी परचेसिंग पावर गिर गई ना। परचेसिंग पावर को बोलते हैं रियल इनकम। दिस इज अ इनकम इफेक्ट। आपको यकीन नहीं आ रहा, मॉड्यूल की फोटो खींच के लाया हूं आपके लिए, बहुत प्यारी सी, पेज नंबर 2.11 की बात कर रहे हैं। यहां पर सीधा लिखा हुआ है, देखो मैं ढूंढ के भी दिखाऊंगा आपको एक लाइन जिससे आपको भरोसा भी हो जाएगा। ये रीति लिखा है, इट इंड्यूसेस कंज्यूमर टू सब्स्टिट्यूट द कमोडिटी हुज प्राइस हैज फॉलन टू अदर कमोडिटीज व्हिच हैव नाउ बिकम रिलेटिवली एक्सपेंसिव। इस लाइन को पढ़ लेना। और दोस्तों एक लाइन और यहां पर आएगी आपकी, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है, आपके काम की बात है। ओके रिपोर्ट है, चलो जी। और जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ था आपका काम बन गया है ना, ये लिखा ना, when the price of a commodity falls the price ratio between items change and it becomes relatively cheaper than the other commodities in comparison to other commodities भी मान सकते हो, ठीक है। पेज भी दिया हुआ है आपको, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न बाय फर्म आर इंक्लूडेड इन। जो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है वो किस चीज में इंक्लूडेड होते हैं? देखो जी, फर्म के नॉर्मल प्रॉफिट इंप्लिसिट कॉस्ट का पार्ट होते हैं, ध्यान रखना। इंप्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट होता है, और इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर इत्तू सा प्रॉफिट भी होता है, और वो इत्तू सा प्रॉफिट हम इंप्लिसिट कॉस्ट के अंदर जोड़ के चलते हैं आगे। इन शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व कहां से स्टार्ट करता है? देखो जी, शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट कर्व ऐसा होता है। टोटल कॉस्ट कर्व पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। कहां से स्टार्ट हुआ है? ये वाई एक्सिस से स्टार्ट हुआ है। दिस वन इज द वाई एक्सिस। तो इसको वर्टिकल एक्सिस भी बोल देते हैं, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। तो लिखा है वर्टिकल इंटरसेप्ट, कोई भी एक्सिस के ऊपर पॉइंट लगा दो, इस पॉइंट को इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो पॉजिटिव वर्टिकल इंटरसेप्ट से स्टार्ट हुआ है, बी इज द राइट आंसर। चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलो। इफ अ रिसोर्स कैन बी पुट ओनली टू अ पर्टिकुलर यूज देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? अगर किसी रिसोर्स का एक ही पर्टिकुलर यूज है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो क्या होती है उस्ताद, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 10,000 रुपए कमाओ पहला ऑप्शन यूज करके, या दूसरा ऑप्शन यूज करोगे तो 12,000 रुपए कमाओगे। आपने दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया तो 12,000 कमा रहे हो, लेकिन चूज क्या नहीं किया? 10,000 वाला। जब आप किसी चीज को चूज कर लेते हो और जो सेक्रीफाइस कर दोगे, मतलब चूज नहीं करोगे, 10,000 को चूज नहीं किया ना, तो जिस चीज को हमने चूज नहीं किया उसकी वैल्यू को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। यहां पर तो तुम्हारे पास ऑप्शन एक है, मतलब
उसको सिर्फ एक पर्टिकुलर यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरा तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगी, होगी ही नहीं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नॉट एप्लीकेबल एट ऑल, दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, ठीक है। क्वांटिफाइबल है ही नहीं, क्वांटिफाइबल का मतलब कैलकुलेटेबल है ही नहीं, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते आप, है ना। आते हैं जी, स्केयरसिटी की डेफिनेशन कौन से इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी गई थी? मैंने बताया था आपको कि नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट की वीडियो देख लेना, जरूर पेपर में क्वेश्चन आएंगे 2 से 3। देखो जी, एडम स्मिथ ने वेलफेयर डेफिनेशन दी थी, लायनल रॉबिन्सन ने दी थी डेफिनेशन स्केयरसिटी वाली, ठीक है। सैमुअल्सन की ग्रोथ वाली थी, अल्फ्रेड मार्शल की वेलफेयर वाली डेफिनेशन थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। अगले पे आते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट किसके द्वारा दिया गया था? भाई जेम्स डूसेनबरी। देखो अगला बैक टू बैक क्वेश्चन इकोनॉमिस्ट के ऊपर है, समझ रहे हो, ये नाम ध्यान रखना है आपको। ओके, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर कब होता है? स्ट्रॉन्गर मतलब मजबूत कब होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? तो दोस्तों एक लाइन पढ़वा, आपको आईसीआई के मॉड्यूल में लाइन दी हुई है, देखो पहले लाइन की बात करेंगे, यहां पर लिखा हुआ है, देखो पेज नंबर 2.11 में ही ये दिया है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर तब होगा जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और दोस्तों ये तीनों कंडीशन आपको ऑप्शन में लिखी हुई मिली है, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। आप जस्ट एक बार इसको रीड कर लेना, मैंने सबूत के तौर पर आपको प्रोवाइड भी कर दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड ऑल अदर सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज बाय एनी फर्म इज टू। देखो जी, एडवर्टीजमेंट का ऑब्जेक्टिव किसी भी फर्म के द्वारा क्या हो सकता है? एक फर्म एडवर्टीजमेंट कर रही है या दूसरी कोई सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज कर रही है, जैसे कि डिस्काउंट दे रही है, गिफ्ट दे रही है, कूपन दे रही है, रिबेट दे रही है, कुछ ना कुछ स्कीम भिड़ा रही है ताकि कंपनी का माल ज्यादा बिक जाए। ज्यादा बिक जाए मतलब उसकी डिमांड बढ़ जाए मार्केट में। जब डिमांड बढ़ती है तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो एडवर्टीजमेंट करने का मेन मोटिव होता है कि शिफ्ट द डिमांड कर्व टू द राइट, दिस विल बी द राइट आंसर। इसके साथ साथ एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम हो जाए, मतलब लोग उसको ही कंज्यूम करने लग जाएं, अगर प्राइस चेंज भी हो जाए तो लोग उसकी डिमांड ना बदलें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अ राइज इन प्राइस ऑफ अ गुड डैश कंज्यूमर सरप्लस। जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो उसका कंज्यूमर सरप्लस बाबू कम हो जाता है। लिखा है ये रहा, कैसे? देखो जी, कंज्यूमर सरप्लस क्या है? ये लो जी, डिमांड कर्व मैंने यहां पर टच करके बना दिया, ये प्राइस है। कंज्यूमर सरप्लस होता है, अब देखो समझा नहीं रहा है ना, प्राइस से ऊपर और डिमांड कर्व से नीचे का एरिया, ये एरिया कंज्यूमर सरप्लस है। लेकिन किसी वजह से अगर प्राइस यहां से बढ़कर यहां पहुंच गया तो कंज्यूमर सरप्लस अब छोटा हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा। तो प्राइस बढ़ने से कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इफ द फर्म आर नॉट वर्किंग टू फुल कैपेसिटी देन सप्लाई विल बी। देखो जी, फर्म जितना प्रोडक्शन कर सकती है, अगर उतना प्रोडक्शन कर ले, यानी अपनी पूरी कैपेसिटी को इस्तेमाल कर ले, तो फर्म की सप्लाई इलास्टिसिटी वहां पर ना के बराबर हो जाएगी, यानी सप्लाई चेंज नहीं हो सकती, तो सप्लाई इलास्टिसिटी ना के बराबर हो जाएगी। लेकिन फर्म के पास अभी कैपेसिटी बची हुई है, यानी तुम 100 समोसे बना सकते हो, लेकिन तुमने अभी 10 समोसे बनाए हैं, 90 समोसे और बना सकते हो ना, तो तुम सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो। इंक्रीज करने का ऑप्शन है ना, है ना। तो यहां पर सप्लाई चेंजेबल है, चेंजेबल है मतलब ज्यादा इलास्टिक है, तो यहां पर सप्लाई इलास्टिक रहेगी बाबू, दिस विल बी द ऑप्शन। ओके, आगे चलते हैं। लिखा है एट हायर प्राइसेस पीपल डिमांड मोर ऑफ सर्टेन गुड्स नॉट फॉर देयर वर्थ बट फॉर देयर प्रेस्टीज वैल्यू। देखो जी, गुड्स बहुत महंगी भी है तब भी लोग उसको खरीद रहे हैं। आईफोन 15 प्रो मैक्स लोग खरीद रहे हैं, है ना, चाहे उसकी वर्थ ना हो उतनी, लेकिन प्रेस्टीज वैल्यू, स्टेटस चमकता है उससे, है ना। वाई दिस कोलैबोरेटी? इसका कारण क्या है? वेबलेन इफेक्ट। इसको ध्यान रखना, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाला पॉइंट है, उसके अंदर 4 इफेक्ट दिए हुए हैं, मैंने ढंग से कराए हैं। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट, वेबलेन इफेक्ट और चौथे नंबर का स्नॉब इफेक्ट। ठीक है ना, 4 इफेक्ट दिए हुए हैं। ओके जी, आगे चलो। विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 और ये रॉन्ग दिया हुआ आईसीआई के द्वारा। कह रहा है लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है, जबकि यहां पर नॉट नहीं होना चाहिए था। लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है पैसिव फैक्टर है लैंड, ओके है। लैंड इमोबाइल है, मतलब उसको शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। लैंड हर जगह की हेट्रोजीनियस होती है, हर जगह की लैंड अलग अलग होती है, ठीक है, फीचर्स के हिसाब से। तो ये तीनों फीचर हैं,
तो इसका आंसर होना चाहिए डी। यहां पर नॉट होता ना तो आंसर डी होता। अभी तो क्वेश्चन ही सेट नहीं हो रहा तो आंसर कैसे होगा? ऐसे में तो पूरे नंबर मिलेंगे बच्चे को। हाँ, अटेम्प्ट कर देना, गलत क्वेश्चन आए लगे तो आपको, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा 1 नंबर काउंट होगा। आप इसमें अपना 1 नंबर कम मत करना जब मुझे कमेंट में आप अपना बताओगे कि मैंने सर 100 में से इतने आंसर सही किए हैं। ओके जी, आगे पहुंचते हैं। ठीक है, द नेगेटिवली स्लोप्ड पार्ट ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। देखो जी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऐसा होता है, LAC। चलो जी, इसकी कुछ बातें कर लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। इसका फॉलिंग पोर्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल को दिखाता है, इसका राइजिंग पोर्शन डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को दिखाता है। मतलब एवरेज कॉस्ट फॉल हो रही है, मतलब तुम्हारा खर्चा कम हो रहा है तो ऑब्वियसली तुम्हें फायदा है, और खर्चा बढ़ रहा है तो नुकसान है, नुकसान है तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट। लेकिन पूछा है जो नेगेटिवली पार्ट है, मतलब ये वाला गिरता हुआ पार्ट लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट फर्म का किस वजह से होता है, किस वजह से होता है? तो यहां पर ऑप्शन है डिमिनिशिंग रिटर्न, नहीं। ये डिमिनिशिंग रिटर्न का जो शब्द है ना, ये शब्द लिया गया है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से, वो शॉर्ट रन में होता है, तो लॉन्ग रन है ना तो वैसे ही गलत हो जाता है। ये डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल लग रहा है भाई, LAC फॉल हो रहा है, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, फायदा हो रहा है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी वाला पढ़ो, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी दैट रिजल्ट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन से कंपनी को फायदे हुए हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है जिससे एवरेज कॉस्ट फॉल होने लगी है, तो डी विल बी द राइट आंसर। सी पे टाइम वेस्ट क्यों करे पढ़ने पे, हैं? ओके, अगला 20वें क्वेश्चन पे आ गए उस्ताद। लॉ ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड, लॉ ऑफ प्रोडक्शन में इनमें से कौन सा पॉइंट नहीं आता? वेरिएबल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ प्रोडक्शन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर वो इसका ही दूसरा नाम है, रिटर्न्स टू स्केल भी लॉ ऑफ प्रोडक्शन है। ये शॉर्ट रन में होते हैं, ये लॉन्ग रन में होता है। ये लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स लॉ ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, ये तो आइसो कॉस्ट लाइन और आइसो क्वांट कर्व का टेंजेंसी वाला पॉइंट होता है ना, इसमें लॉ की बात नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एग्जांपल इनमें से कौन सा है? भाई 3 एग्जांपल दिए हुए हैं ABC, चौथे पे लिखा है ऑल ऑफ द अबव। तीनों एग्जांपल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के है, लेकिन थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो वाली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है जहां पर प्लेस के हिसाब से अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है। मतलब मान लो मथुरा के पेड़े मथुरा में 100 रुपए किलो हैं, मुंबई में 250 रुपए किलो हैं, तो ये प्लेस के बिहाफ पे, यानी जगह अलग है इसलिए रेट ज्यादा चार्ज कर लिया, ये थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। और दोस्तों आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एक मस्त वर्ड बताता हूं। चाइना क्या करता है? चाइना देखो क्या करता है, चाइना काफी सारा सामान ऐसा है जो अपने देश में महंगे रेट में बेचता है, फिर वहां बच जाता है तो उसको इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते रेट में बेच देता है। यानी वही सामान अपने देश में महंगा, विदेशियों में सस्ता, मतलब अलग प्लेस पर अलग रेट चार्ज कर दिया ना। ये भी एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, ये प्लेस के बेसिस पे है, इसको थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। और इस स्पेशल चीज को हम डंपिंग भी बोलते हैं, डंपिंग। डंपिंग, ढपाक डंपक डंपक डंपिंग, ढपाक डंपक डंपक। दिस विल बी द राइट आंसर इन दैट केस। ओके, आगे बढ़ते हैं। द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच मैनी फर्म्स सेल प्रोडक्ट्स दैट आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल इज नोन एज। ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां पर फर्म सामान बेचती है और वो सामान एक दूसरे के साथ सिमिलर होता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता, मतलब आइडेंटिकल मतलब डिट्टो नहीं होता, लेकिन सिमिलर सिमिलर सा होता है। जैसे कि टूथपेस्ट मार्केट, अब डाबर लाल का भी टूथपेस्ट है, कोलगेट वालों का भी है, पेप्सोडेंट का भी है, क्लोजअप का भी है, पतंजलि का भी है, सेंसोडाइन का भी है, क्लोव डेंटल का भी है, सबका अपना टेस्ट में क्वालिटी में डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसी मार्केट को हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। भैया इस पे विवाद है, टूथपेस्ट इंडस्ट्री कौन सा फॉर्म ऑफ मार्केट है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लेकिन आईसीआई के मॉड्यूल में ये क्वेश्चन जो मैंने बोला है वो तो दिया है, एक और दिया है, डेटा गिवन है, टेबल, फिर पूछा है इस टेबल के हिसाब से टूथपेस्ट इंडस्ट्री क्या है। भाई वो जो टेबल गिवन है ना मॉड्यूल में, उसके हिसाब से वो ओलिगोपोली है, क्योंकि वहां पर फ्यू फर्म्स हो गई। ओके, तो ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन गिवन है, दोनों क्वेश्चन का आंसर उसके हिसाब से ही है। अगला, लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं? भाई 3 इंडिकेटर होते हैं, बिजनेस साइकिल के चैप्टर में गिवन है। लैगिंग इंडिकेटर जो पास्ट के बारे में बताएंगे, कॉन्करेंट इंडिकेटर जो प्रेजेंट के बारे में बताएंगे, और लीडिंग इंडिकेटर जो फ्यूचर के बारे में बताएंगे। तो पास्ट के बारे में बताने वाला जो इंडिकेटर है, लाइक इससे पता लगता है कि पहले इन्फ्लेशन थी, मतलब पहले कौन सा इकोनॉमिक सिचुएशन चल रहा था। तो बेरोजगारी, कंपनीज का प्रॉफिट और इंटरेस्ट रेट,
तीनों ही लैगिंग इंडिकेटर के एग्जांपल है बाबू, ये आपको याद करने पड़ते हैं और यहां से पेपर में क्वेश्चन आते ही आता है, तीनों का एग्जांपल याद कर लेना। इंटरनल कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल बताओ। बिजनेस साइकिल के इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेज होते हैं। इंटरनल की फोटो में खींच के लाया हूं, ये सारे इंटरनल कॉजेज हैं। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में इंटरनल कॉज कौन सा है। मनी सप्लाई, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, तीनों ही है। तो डी वाला विल बी द राइट आंसर, इसमें से मैच कर लेना और ध्यान रखना इसमें से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अगला, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ये डिमांड फोरकास्टिंग वाले टॉपिक से है क्वेश्चन। नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की डिमांड को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स तुम्हारी इनकम, कमोडिटी का प्राइस, पॉपुलेशन जिसको डेमोग्राफी बोलते हैं, सब हो सकते हैं। तो डी विल बी द राइट आंसर। अगले पे आते हैं, विच इज द स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। अगेन डिमांड फोरकास्टिंग के बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं, उस मेथड डेल्फी एल्फी बोलते हैं ना, स्पेशल क्वेश्चन बनता है, हाँ वहीं से ही है। एक ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड होता है, स्टैट्स में यूज किया जाता है, आप पढ़ते नहीं हो अभी उसको हाल फिलहाल की स्टेज पे। ये स्टैटिस्टिकल मेथड है, एक्सपर्ट ओपिनियन, कलेक्टिव ओपिनियन, ये स्टैटिस्टिकल यानी ऐसे मेथड नहीं है जहां पर ये स्टैट्स का यूज हो, डिस्पर्जन, मीन, मोड, मीडियन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इनका यूज हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। इन मोनोपोली एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, मोनोपोली में नई फर्म की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है या नहीं होती? होती है जी, रेस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। ऑप्शन लिखा हुआ है पॉसिबल है, नहीं भाई नहीं पॉसिबल है, लिखा हुआ है पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल भाई। रेस्ट्रिक्टेड है, यस इट इज रेस्ट्रिक्टेड, ये आंसर है मेरे हिसाब से, ओके। थ्योरी ऑफ ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर की थ्योरी कहां पर है भैया? ओलिगोपोली में कंपनीज अपना ग्रुप बनाती है, वहीं पर ही थ्योरी है, ग्रुप बिहेव करती है। यानी पेप्सी कोक आपस में प्राइस वॉर नहीं करती, गला काट कट थ्रोट कंपटीशन नहीं करती प्राइस का, ग्रुपली बिहेव करती है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहां पर डील किया जाता है, माइक्रो में या मैक्रो में? बाबू ये माइक्रो में डील किया जाता है। प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है, ध्यान करना, वहां पढ़ाया था। यू शेप्ड कॉस्ट कर्व कौन सा नहीं है इनमें से? देखो जी, मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप, एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व यू शेप। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व होता है ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फॉल होता रहता है, तो ए विल बी द राइट आंसर, ये नहीं है यू शेप्ड। हाँ आगे, द बजट लाइन का दूसरा नाम बताओ। बजट लाइन के दूसरे नाम आपको ध्यान रहेंगे, लेकिन जब आईसीआई का ये वाला क्वेश्चन पढ़ोगे यहां दिमाग खराब हो जाएगा। ओ माय गॉड, क्या पूछ लिया दोस्तों? लिखा है कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर्व, दिस विल बी द अनदर नेम ऑफ बजट लाइन, यहां पर ध्यान रखना, ओके। हाँ जी, गिवन गुड्स के बारे में पूछा है, ऑल गिवन गुड्स आर टैट है। देखो जी, गिवन गुड्स क्या होती है? प्राइस बढ़ने पे जिनकी डिमांड बढ़े, प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो, यानी प्राइस के साथ जिसका पॉजिटिव रिलेशन है और इनकम के साथ जिसका नेगेटिव रिलेशन है, यानी इनकम के कम होने पे डिमांड भी बढ़ जाए, ये गिवन गुड्स होती है। जब दोनों को प्लस कर देंगे तो प्राइस के साथ पॉजिटिव, इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन जिन गुड्स का है वो गिवन गुड्स होती है। इसका पूरी जिंदगी में कोई भी एक एग्जांपल नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से इसको बना सकते हैं। अभी ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर मैंने इसको डिटेल में कराया भी था। और इंफीरियर गुड्स ये होती है जिसका इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन है। तो जब जब तुम गिवन गुड्स बोलोगे तो कंडीशन ए और कंडीशन बी दोनों सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, है ना। तो कंडीशन बी हमेशा इंफीरियर गुड्स होती है, तो सारी इंफीरियर गुड्स गिवन गुड्स होती है। तो मैं बोल दूंगा ऑल गिवन गुड्स आर, हाँ सारी इंफीरियर गुड्स, गिवन गुड्स नहीं, सारी गिवन गुड्स जो भी हैं उसके अंदर इंफीरियर गुड्स हैं, तो ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, ए विल बी द राइट आंसर, ओके। चलो जी 33 पे आ गए हैं। द स्टडी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मॉडल इज यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग। डिमांड और सप्लाई का जो मॉडल होता है, ये डिमांड ये सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड करते हैं ना, है ना। ये क्या एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है? सरकार के वर्क या मार्केट के वर्क या कंज्यूमर का बिहेवियर? नहीं, मार्केट वर्क एक्सप्लेन करता है, कंज्यूमर का बिहेवियर तो यूटिलिटी और डिमांड में पढ़ते हैं। अगला, डैश कंसर्न्ड विथ वेलफेयर प्रोपोजिशन। वेलफेयर प्रोपोजिशन के लिए स्पेशल लाइन नॉर्मेटिव के लिए दी हुई है, यानी अच्छाई की बातें में ही ओपिनियन मैटर करती है। हम बोलते हैं अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लग जाना चाहिए, तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तुम्हें टाइम पर पढ़ाई करनी चाहिए, ये सब चाहिए चाहिए वाली चीज तुम्हारे वेलफेयर के लिए ही होती है भाई, वो नॉर्मेटिव होती है। अगला, एक्सेस कैपेसिटी कहां पर फाउंड नहीं होती, यानी कहां पर तुम बढ़िया काम कर रहे होते हैं, इट इज परफेक्ट कंपटीशन। मतलब काफी सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं तुम्हें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ती खटाक। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है वो टारगेट कर लेंगे अपने आप आंसर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। द रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ द मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम का जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है भाई?
मार्केट में तो क्या ही रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, सेबी, IRDAI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। लेकिन जब मार्केट के रेगुलेटरी मैकेनिज्म की बात करोगे तो इट इज कंपटीशन, कंपटीशन के हिसाब से मार्केट चलती है, रेगुलेट होती है मतलब, ठीक है। अगला, निकोलस काल्डोर ने कौन सी थ्योरी दी थी? भाई इसने कॉबवेब थ्योरी दी थी कि प्राइस के हिसाब से डिमांड सप्लाई, या डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्राइस ये चेंज होते हैं ना। कॉबवेब थ्योरी, नाम ध्यान रखना, 3 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक इकोनॉमिस्ट के, समझ रहे हो, और भी आएगा। ड्यूरिंग बिजनेस साइकिल द अपोजिट ऑफ अ पीक इज, बिजनेस साइकिल बनाते हैं, ये पीक है, ये ट्रफ है, तो इसका अपोजिट ट्रफ होता है। ट्रफ कहां लिखा है? ये लिखा, डिप्रेशन भी बोलते हैं भाई इसको, ओके। इफ द मार्केट डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी हैज नेगेटिवली स्लोप्ड, अगर किसी मार्केट का नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व है तो तुम क्या बोल सकते हो? ये परफेक्ट कंपटीशन है? नहीं, परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व ऐसा होता है। ये मोनोपोली है? जी हाँ, मोनोपोली का तो ऐसा होता है। ये इम्परफेक्ट कंपटीशन है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली का ऐसा, मोनोपोलिस्टिक का ऐसा, और ओलिगोपोली का तो एक पॉले स्वीजी के हिसाब से ऐसा होता है। और कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि ओलिगोपोली का डिमांड कर्व तो डिटरमाइन ही नहीं हो सकता, तो नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व है। तुम क्या बोलोगे? मोनोपोली है? नहीं, नेगेटिवली तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का भी होता है। तो सिर्फ नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व है, इस हिसाब से आप ये जज नहीं कर सकते कि कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट है। तो मार्केट स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिटरमाइन विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज प्राइस सीलिंग? प्राइस सील करने का मतलब होता है सरकार एक मैक्सिमम प्राइस डिसाइड कर रही है, इससे ऊपर कोई चार्ज नहीं कर सकता, ओके। तो इट इज द मैक्सिमम प्राइस दैट कैन बी चार्ज फॉर अ गुड, सरकार ने सेट कर दिया। इसके अपोजिट होता है प्राइस फ्लोर, मिनिमम प्राइस सेट करना। यूटिलिटी बताओ क्या है बाबू? यूटिलिटी क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, जी हां क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। ऑर्डिनल यूटिलिटी जो एलन और हिक्स के द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया, वहां पर यूटिलिटी कैलकुलेट नहीं हो सकती। जब यूटिलिटी कैलकुलेट हो सकती है तो इट इज क्वांटिटेटिव, तो ये दोनों ही हो गए। कार्डिनल ये है, ऑर्डिनल ये है, तो हमारे पास सी विल बी द राइट आंसर, ओके। ह्यूज सेलिंग कॉस्ट आर इंकर्ड इन विच फॉर्म ऑफ मार्केट? ऐसी कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट है जहां पर बहुत ज्यादा सेलिंग कॉस्ट होती है? वो तो ओलिगोपोली में होती है, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है तुम्हारे बुक के हिसाब से, नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है फिर आंसर इसका। ह्यूज सेलिंग कॉस्ट बुक में दिया भी हुआ है, दिस विल बी द आंसर। परफेक्ट कंपटीशन में कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होती, ऐसी बात मोनोपोली में करते ही नहीं है बुक के हिसाब से, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल? भाई इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की हेडिंग आपको पता होनी चाहिए। जिस अप्रोच से मैंने पढ़ाया था उसी अप्रोच की बात कर रहा हूं, ऑप्शन मत देखो अभी इसको देखो। ये इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैनेजरियल, फाइनेंशियल, टेक्निकल और मार्केटिंग है। आपसे ये नीचे एक्सटर्नल के दिए हुए हैं फिर, ठीक है ना, तुम पढ़ लेना। लेकिन क्वेश्चन पूछा है इंटरनल, कौन सा नहीं है? टेक्निकल भी है, फाइनेंशियल भी है, ठीक है, मार्केटिंग भी है। इकोनॉमिक्स ड्यू टू लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज नहीं है, तो दिस विल बी द राइट आंसर। अगला, इन मोनोपोली क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट कितनी होती है? क्रॉस इलास्टिसिटी तो मतलब क्या कहती है, ये जज करके बताती है कि क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर पॉजिटिव है। मतलब दो गुड्स की इलास्टिसिटी जब कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी, उसका आंसर पॉजिटिव आया तो बोलते हैं दोनों गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर उसका आंसर नेगेटिव आया तो बोलते हैं दोनों गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। लेकिन मोनोपोली के अंदर तो एक ही प्रोडक्ट होता है, ना वो कॉम्प्लीमेंट्री ना वो सब्स्टिट्यूट, तो क्रॉस इलास्टिसिटी यहां पर होती है 0, 0। ए विल बी द राइट आंसर, ओके। द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टीवीसी एंड टीसी, टीवीसी और टीसी के बीच का वर्टिकल डिफरेंस क्या होता है? टीएफसी होता है। अरे यार देखो, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी होता है। इस टीवीसी को मैं उधर ले जाऊं, टीसी माइनस टीवीसी क्या हो गया? टीएफसी। वर्टिकल बोले चाहे अब कुछ भी बोले, टीसी और टीवीसी के बीच का डिफरेंस क्या होता है? हमेशा टीएफसी। अब क्वेश्चन के हिसाब से देख लो, मान लो ये टीवीसी है और ये टीसी है, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा ना ये सेम होगा, पैरेलल चलेगा, चाहे मेरे से नहीं बना पैरेलल, वो जितना भी होगा वो यहां से डिनोट होता है, लाइक वो टीएफसी होगा। कहने का मतलब ये, जितनी वैल्यू यहां पर लिखी होगी उतना ही डिफरेंस इनके बीच में बराबर से चलता रहेगा, तो सी विल बी द राइट आंसर। अगला चलते हैं। अ नेसेसिटी इज डिफाइंड एज अ गुड हैविंग। नेसेसिटी गुड ऑप्शंस के हिसाब से क्या डिफाइन होगी? इनकम इलास्टिसिटी का ऑप्शन दिए हुए दोस्तों। देखो किसी भी चीज की इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है तो बोलते हैं नॉर्मल गुड्स है।
अगर किसी भी चीज की इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव है तो बोलते हैं इंफीरियर गुड्स है, अगर जीरो है तो बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है। और मतलब मैंने देखा नहीं कि कोई इसका आंसर बता रहा हो, कोई भी टीचर। इनकम इलास्टिसिटी जीरो है तो गुड्स बताओ नॉर्मल है या इंफीरियर है। दोस्तों अगर इनकम इलास्टिसिटी जीरो है तो इसका मतलब इनकम के बदलने से गुड्स की डिमांड पे कोई फर्क पड़ता नहीं, तो वो नीदर नॉर्मल नॉर इंफीरियर, वो कोई भी कैटेगरी में नहीं। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब नॉर्मल होती है तो उसमें दो बातें आती है। अगर आंसर 0 से 1 में आ रहा है तो नेसेसिटी है, अगर 1 से लेकर इंफिनिटी के बीच में आ रहा है तो लग्जरी आइटम्स है। तो नेसेसिटी तब बोलेंगे जब आंसर 0 to 1 आएगा, 0 and 1 के बिटवीन में आएगा। दिस विल बी द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्योंकि ज्यादातर बच्चे वो इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने एमटीपी देने के लिए ट्राई किया जरूर होगा, और नहीं किया होगा तो यहां से पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आधा पेपर तुम्हारा होने को आया है, 47th क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। इन द लॉन्ग रन सम फर्म्स विल एग्जिट द मार्केट इफ द प्राइस ऑफ द गुड ऑफर्ड फॉर सेल इज लेस देन। देखो जी, जब सच्ची बात, क्वेश्चन को ही पढ़ लो, ऑप्शन पे मत जाओ। जब प्राइस एवरेज कॉस्ट से कम होता है ना तो कंपनीज को यहां पर लॉस हो रहा होता है, और फर्म्स है ना मार्केट से एग्जिट करना स्टार्ट कर देती हैं। जब प्राइस एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होता है तो वो अब नॉर्मल प्रॉफिट है, जब प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है तो वो नॉर्मल प्रॉफिट है। लॉस की सिचुएशन में, और एवरेज कॉस्ट को बोल देते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट, ये लिखा एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो जब प्राइस लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट होगा तो फर्म एग्जिट करने लग जाएगी। नुकसान हो रहा है, कौन नुकसान सहन करेगा? कोइंसिडेंट इंडिकेटर इज नॉट इंडिकेटेड एज, इसके एग्जांपल याद करने पड़ेंगे, मैंने बताया आपको 3 इंडिकेटर होते हैं, एक जा चुका है, एक क्वेश्चन ही आ चुका है। ठीक है, कोइंसिडेंट इंडिकेटर में इन्फ्लेशन आता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आता है, रिटेल सेल्स आती है, न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं आते, ये हमारे लीडिंग इंडिकेटर में आते हैं। ठीक है, जब नए नए प्लांट और इक्विपमेंट के ऑर्डर आने लगे या फिर कैंसिल होने लगे, इससे तुम आइडिया लगा सकते हो कि बिजनेस आगे बढ़ने वाला है या कम होने वाला है। ठीक है, तो लीडिंग में फ्यूचर के बारे में पता लगता है इनसे। अगला, एन इकोनॉमिक प्रॉफिट इज अर्न्ड बाय अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म व्हेन, एक परफेक्ट कंपटीशन में फर्म इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न कर रही है। कब कर रही है? कब कर रही है भाई? प्रॉफिट तो तभी ज्यादा होता है जब प्राइस तुम्हारा एवरेज टोटल कॉस्ट से ज्यादा होता है। डी विल बी द राइट आंसर। हाँ देखो जी, अब मैंने बताया था तुम्हें कि 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, है ना। एक था क्वेश्चन नंबर 7, आजा आई बहार दिल है बेकरार, ले आऊं तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 7 राजा, 7 था ना। वाह वाह वाह, हाँ जी, ये लो जी, ये है क्वेश्चन नंबर 6। हाँ 6 है, और एक क्वेश्चन नंबर 7 है, ये दोनों रिपीट हो रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 50 और 51 बन के। ठीक है, तो तुम अपने नंबर यहां पर भी जोड़ लेना, क्योंकि तुम कर रहे हो मेरे साथ साथ पेपर सॉल्व, तो यहां पर भी अपने नंबर जोड़ लेना, तुम्हारे प्लस ही माने जाएंगे। थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई आईसीआई से, फाइनल में नहीं करेगा। आईसीआई भी तुम्हारा मॉक टेस्ट लेता है, एक अपना भी लेता है। ठीक है, खुद भी देख रहा होता है कि हाँ हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। ठीक है, ये आंसर है इसका, और इसका इम्प्लिसिट कॉस्ट आंसर है। ठीक है, वो भी दिखता है। लिखा है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब 2 गुड्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हो तो इंडिफरेंस कर्व जो बनता है वो कैसा बनता है? वो एल शेप्ड बनता है, एल शेप। अब जब 2 गुड्स परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हो तो ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनता है। जब 2 गुड्स इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो, मतलब ऐसी नॉर्मल हो, तो वो नॉर्मल ऐसा बनता है। आप यही वाला पढ़ते हो, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है यहां पर कि गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जब गुड्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होती हैं तो कौन सी लाइन सही है? ये देखो, द इंडिफरेंस कर्व विल बी कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन। जब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो 2 स्ट्रेट लाइन होगी, नहीं ऐसा होगा। ये तो ऑप्शन गलत हो जाता है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि बी गलत है तो बी तो आ नहीं सकता। ए को पढ़ते हैं। अ कंज्यूमर इज इंटरेस्टेड इन कंज्यूमिंग ओनली इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। कंज्यूमर इंटरेस्टेड होगा कि हाँ भाई दोनों परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी एक के साथ दूसरा लेना बहुत जरूरी है ना। वही बहुत जरूरी है तो एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही कंज्यूम किया जाएगा। तो यहां पर आंसर आपके सामने ए है। इफ द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स फेल द बजट विल बी अफेक्टेड। बजट लाइन है, अगर दोनों गुड्स का प्राइस कम हो जाएगा, एक्स का भी प्राइस कम और वाई का भी प्राइस कम, ऑब्वियसली बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होगी। ये आईसीआई के मॉड्यूल का क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर ही पता होगा। जब दो बजट लाइन
ऐसे है पहले, दूसरी वाली ऐसे हो जाएगी, क्योंकि दोनों गुड्स सस्ती हो गई तो दोनों गुड्स को ज्यादा खरीद सकते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, स्लोप सेम रहेगा। जब दो चीजों का प्राइस बढ़ जाता है तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, जब दोनों का प्राइस कम हो गया तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होती है, पैरेलल शिफ्ट हुई है, ठीक है। तो यहां पर बजट लाइन का स्लोप सेम है। और आगे एक बात और लिखी हुई है, एज लॉन्ग एज द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स चेंजेस इन द सेम प्रोपोर्शन, जब तक ये प्राइस सेम प्रोपोर्शन में चेंज होगा तभी ऐसा होगा, ठीक है जी। ओके रिपोर्ट है, आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल गुड्स की मार्केट है, वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक शो करती है? देखो जी, फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट, गोल्ड की मार्केट, सिल्वर की मार्केट और एग्रीकल्चरल गुड्स की मार्केट। एग्जांपल है आपके सामने परफेक्ट कंपटीशन का, यहां पर आपके मॉड्यूल के हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला। हाँ ठीक है, 55वें नंबर पे क्वेश्चन आ गए। टाइम एलिमेंट कौन से इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया बाबू? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया टाइम एलिमेंट। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग रन को सेक्युलर पीरियड भी बोलते हैं, प्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर। ध्यान रखना, देखो कितने क्वेश्चन हो गए नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट से। नहीं भाई, जो बता रहा हूं वो बस उस हिसाब से तैयारी कर लेना। बच्चे फिर बोलते हैं हाँ सर इको में तो वही आया है जो आपने बताया था। चलो जी अगला। The efficient scale of production is the quantity of output that minimizes। efficient scale of production वो quantity of output होती है जो तुम्हारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम कर रही होती है, राइट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी एवरेज टोटल कॉस्ट कम कर रही होती है। देखो जी, लॉन्ग रन का एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व होता है एटीसी, ये होता है एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन जहां पर एटीसी मिनिमम आपको चाहिए, ठीक है ना, लॉन्ग रन के अंदर। ओके रिपोर्ट है, दिस विल बी द आंसर। और ये बना भी कैसे है कि बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को जोड़कर उनका लोवेस्ट पॉइंट को जोड़ के, है ना। आगे बोल रहा है द इंडियन गवर्नमेंट इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन कमोडिटी टू रिड्यूस इट्स कंजम्पशन बाय द पब्लिक। सरकार ने किसी सामान पर ज्यादा टैक्स लगा दिया, जैसे कि सिगरेट हो गया, मान लो दारू हो गया, धप्पड़ हो गया, इस पर सरकार ने ज्यादा टैक्स लगा दिया ताकि लोग उसकी डिमांड को कम कर दे, है ना। अब सिगरेट विगरेट की तो डिमांड कौन कम करता है तुम्हें बताइए, एडिक्शन है लोगों को इसका, तो ठीक है ना, की बात नहीं कर रहे। किसी भी चीज पर सरकार ने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया ताकि लोग उसकी डिमांड कम कर दे, ठीक है। तो लिखा है सच हैवी टैक्स विल डिक्रीज द डिमांड, ऑब्वियसली। तो सरकार ने कुल मिलाकर टैक्स बढ़ाया है ना, टैक्स बढ़ाने से लोगों को लगा कि वो महंगा हो गया है, यानी लोगों को ज्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है। पता है जब तुम किसी चीज का प्राइस बढ़ा देते हो तो उम्मीद करते हो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, है ना, हो जाएगी ना। तो प्राइस बढ़ाने से अगर आपने डिमांड कम करवा दी तो इसका मतलब वो गुड्स इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब ईडी मोर देन 1 है। कभी कभी क्या होता है ना, तुम प्राइस बढ़ा देते हो, नमक का प्राइस बढ़ा लो, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा लो, सिगरेट का बढ़ा लो, उनकी डिमांड कम नहीं होगी। क्यों? उनकी डिमांड इनइलास्टिक है। प्राइस बढ़ाने से अगर डिमांड कम नहीं होती तो डिमांड इनइलास्टिक, प्राइस बढ़ाने से अगर डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस और डिमांड इलास्टिक है। अगला, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स नेगेटिव होती है। बच्चा जानता है इंफीरियर गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव है, ठीक है। आगे, मार्जिनल कॉस्ट किस चीज से रिलेटेड है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कोई वास्ता नहीं, वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड है। मार्जिनल कॉस्ट होता है ना टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1, चाहे टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1 कर दो, लेकिन फिक्स कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट का कोई लेन देन नहीं है। इस बात को ध्यान रखो, ये भी एक क्वेश्चन अलग से बन सकता है पेपर में। देखो जी, लास्ट क्वेश्चन है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। एवरेज रेवेन्यू कर्व का दूसरा नाम क्या है? डिमांड कर्व है। क्या यार, क्लासेस में करा चुका हूं। अब आपका बीसीके का पोर्शन आता है। बीसीके आपकी 40 नंबर की होती है। बीसीके देखो कितने कम टाइम में हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। लिटरली मैंने आपको यहां पढ़ाया नहीं, आप जान रहे हो ना मेरा पर्पस क्या है, ठीक है ना। ओके रिपोर्ट है जी। हमने गलतियां भी निकाल दी है भाई उस्ताद, हम धीरे धीरे बोलने की जरूरत नहीं है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है भैया? रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर, सप्लायर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं होता। बाकी सेल्स को बढ़ाना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट को कम करना, पैसों के ऑब्जेक्टिव है, ये वाला नहीं है। अगला, पेस्टल एनालिसिस कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरनमेंट? पेस्टल किसका कंपोनेंट है भैया? मैक्रो और एक्सटर्नल का है। मैक्रो दिया हुआ ऑप्शन में, खत्म कहानी, ठीक है। इंटरनल का नहीं है, माइक्रो का नहीं है, नहीं है भैया, ये आंसर है, पढ़ रखा है ना आपने। लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस पैसा होता है।
बिजनेस को जिंदा रखने का जो है पैसा, पैसे को बोलते हैं फाइनेंस। ओके, विच इज द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक? आईएफसीआई फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक है, 1948 में स्टैब्लिश हुआ था। इसके अलावा ये भी डेवलपमेंट बैंक रहे हैं। मॉड्यूल की फोटो यहां पेज नंबर 5.16 से मैं लेकर आया हूं, आप देख लेना, पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है। हाँ 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 हाँ, हमारा आईएफसीआई 1948 में स्टैब्लिश हुआ। उसके बाद आईसीआईसीआई 1955 में, ये डेवलपमेंट बैंक है। आईसीआईसीआई बाद में बंद हो गया था, अब ये कमर्शियल बैंक बन के खुला है 1993 में, ठीक है ना। और आईडीबीआई 1964, ये कुछ डेट्स लिखी हुई है, आप देख लेना इसको, ठीक है, आपके काम आएगा। सेलिंग पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑनरशिप टू प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल। प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल बोल दो यार, कुछ भी बोल दो। सरकार अपनी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा किसी को बेच रही है, इसका मतलब सेलिंग शेयर ऑफ पीएसयू टू द प्राइवेट सेक्टर, तो बोलते हैं दोस्तों डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, अगला इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है, आगे आएगा। एमआरटीपी एक्ट किस में आता है? प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी, रेस्ट्रिक्टिव या डेवलपमेंट पॉलिसी, कौन सी? फुल फॉर्म क्या है? मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, लिखा ही है रेस्ट्रिक्टिव, फुल फॉर्म में ही। आप वैसी आइडिया लगा सकते हो, बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं भी आता होगा, फुल फॉर्म आती होगी, वो तब भी आंसर सही करके आएगा। अगला, बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट क्या है? किस चीज का एग्जांपल है? एक बिजनेस कंज्यूमर मार्केट में सामान बेच रहा है, मतलब रिटेल मार्केट में सामान बेच रहा है, कंज्यूमर्स को सामान बेचना मतलब रिटेल, ये लिखा है ना, बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C, ये रिटेल मार्केट है। अगर B2B होता, बिजनेस टू बिजनेस, ये होलसेल मार्केट होता। हमारे पास होलसेल नहीं है आंसर, रिटेल विल बी द राइट आंसर। ओके, चलेंगे इसके साथ। अगला, ब्रिज फाइनेंसिंग का दूसरा नाम क्या है? बाबू ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है? ब्रिज फाइनेंसिंग होता है, देखो मैं बताता हूं, ये कंपनी है ए, इसको चाहिए 5 करोड़ की नीड, तो प्रिया ने इस कंपनी को वादा कर दिया, मैं तेरे को 5 करोड़ रुपए दे दूंगी, लेकिन दूंगी 1 साल बाद। तो कंपनी कहती है 1 साल के लिए हम क्या करें? तो एक कंपनी राहुल के पास जाती है, कहते हैं 1 साल तक हमारा खर्चा उठा लो, प्रिया 5 करोड़ रुपए दे देगी, फिर आपको दे देंगे। राहुल ने पूछा 1 साल तक तुम्हें कितना पैसा चाहिए? इसने बोला 1 साल तक हमें 50 लाख चाहिए। राहुल कहता है ले लो। तो जो राहुल ने पैसा दिया, दिस इज कॉल्ड ब्रिज फाइनेंसिंग, उसने उसका गैप फिल कर दिया। ब्रिज का मतलब भी तो होता है ना, इधर से इधर जाने के बीच में जो ब्रिज बनाया है, मतलब गैप फिल करना, तो इट इज गैप फाइनेंसिंग, राइट। अगला, सेव मनी लिव बेटर किसका स्लोगन है? चैप्टर 3 वॉलमार्ट, वॉलमार्ट याद होना चाहिए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट इंक्लूडेड इन द कंपनी ओवरव्यू? जब चैप्टर 3 में कंपनी का ओवरव्यू करते हैं, तो उस कंपनी के ओवरव्यू में आप जानते हो कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या मार्केट पोजीशन है। आप ये नहीं जानते कि कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी है, ये कंपनी का ओवरव्यू में काउंट नहीं होता है। आगे, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, 4 लाइनें लिखी हुई है, गलत कौन सी है ये बताना है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, बिल्कुल सही है, पैसा कमाने वाली एक्टिविटीज इकोनॉमिक होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, यस प्रोडक्टिविटी है। कंजम्पशन इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नहीं नहीं भाई, कंजम्पशन इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्पेशल लाइन लिखी हुई है, दिस लाइन इज रॉन्ग। आगे क्यों जाऊं मैं, आगे बढ़ो फिर। कोड ऑफ कंडक्ट इज एन एस्पेक्ट ऑफ विच फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन? जब तुम एमटीपी देख रहे होते हैं ना, मतलब आपने काफी हद तक अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, या फिर काफी सारी चीजें आपको आती है। कोड ऑफ कंडक्ट कौन सी फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन का हिस्सा है? ये पढ़ते ही तुम्हें पता लगता है कि रूल्स कहां पर फॉलो होते हैं। भाई प्रोफेशन में जब तुम सीए बनोगे तो तुम्हारा भी एक स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट होगा, डॉक्टर का भी होता है, लॉयर का भी होता है, टीचर का भी होता है, तो प्रोफेशन। ओके, अगला, आरबीआई का रोल कौन सा नहीं है? आरबीआई भाई गवर्नमेंट का गाइड भी है, फिलोसोफर भी है, फ्रेंड भी है। आरबीआई हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है। आरबीआई सरकार के बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करता है। क्या आरबीआई कमर्शियल बैंक का गाइड है? नहीं, कमर्शियल बैंक का सुपरवाइजर है, गाइड नहीं है। ठीक है, तो डी विल बी द राइट आंसर। लिमिट ऑर्डर क्या होता है? लिमिट ऑर्डर आजकल बहुत ट्रेंड में है। देखो जी, जब तुम ब्रोकर को ऑर्डर, ये कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी चैप्टर नंबर 6 बिजनेस और बीसीके से आया हुआ है। जब तुम ब्रोकर को बोलते हो, मान लो तुमने शेयर खरीद रखे हैं, किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए का खरीदा, ब्रोकर को बोला जब ये 120 का हो जाए तो बेच दियो, हाँ, तो आपने उसको एक स्पेसिफिक प्राइस बता दिया, उस पे शेयर बेच दियो, तो ऐसे ऑर्डर को बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। या फिर मानो कि आप एक कंपनी के शेयर पे नजर बिठा के रखे हो, ये खरीदना है, उसका प्राइस 80 है, अभी तुम उसको बोल रहे हो अगर इसका प्राइस 75 आ जाए ना तो खरीद लियो, तो तुम ब्रोकर को कोई एक स्पेसिफिक प्राइस बता रहे हो जिस पर शेयर खरीदने हैं बेचने हैं।
ऐसे ऑर्डर को बोलते हो लिमिट ऑर्डर। तुम ऑर्डर दे रहे हो उसको लिमिट सेट करके। तो तीसरा ऑप्शन है एन ऑर्डर टू बाय और सेल अ शेयर एट अ स्पेसिफाइड प्राइस इज कॉल्ड लिमिट ऑर्डर। ऐसा ऑर्डर बेसिकली आप लोग ब्रोकर को ही देते हो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो। करते नहीं होंगे वैसे, नहीं करते हो? बताओ जरा कमेंट में। नहीं करते होंगे, मुझे आइडिया नहीं। अगला, फाइनेंशियल एनालिस्ट का दूसरा नाम बताओ। फाइनेंशियल एनालिस्ट के बहुत सारे नाम होते हैं। रेटिंग एनालिस्ट भी होता है, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट भी होता है, लेकिन मैनेजमेंट कंसल्टेंट नहीं होता, म्यूचुअल फंड एनालिस्ट भी नहीं होता, फाइनेंशियल गुरु भी नहीं होता, सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है। चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन। ओके, प्रोहिबिशन ऑफ क्रैकर्स इन दिल्ली बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज अ टाइप ऑफ। ये क्वेश्चन मैं अपने बच्चों से पूछ रहा हूं, जिन बच्चों को मैंने संपूर्ण बैच में पढ़ाया है। देखो जी, दिल्ली में पटाखे बैन कर दिए, ये सरकार की कौन सी पॉलिसी का टाइप है? प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी, रेस्ट्रिक्टिव या फैसिलिटेटिंग? प्रोटेक्टिव तो नहीं है, फैसिलिटेटिंग भी नहीं है। आपका आसान कर दिया। क्वेश्चन नंबर 76 करके कमेंट सेक्शन में टाइप करो इसका आंसर। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं बस मैं, क्योंकि मैंने कराया, मैं जजमेंट तो कर लूं यार। अब ये भी पता लगेगा कि 76वें क्वेश्चन तक कितने बच्चे पहुंचे थे, ये भी तो आइडिया होगा मुझे इस बात से। आगे चलते हैं। Which one of the following is requested to obtain certificate of commencement of business in addition to certificate of incorporation? ऐसी कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लिया तो उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? 1% कंपनी ने तो ये ले लिया तो सीधा बिजनेस स्टार्ट कर देगी? नहीं, तो यहां पर 1% कंपनी को तो नहीं लेना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को लेना होता है। ठीक है, कंपनी से रिलेटेड ही बात है, इन दोनों का तो बाद क्वेश्चन ही नहीं उठता फिर। 78, द रेट विच बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। रेट मतलब इंटरेस्ट रेट। ऐसा कौन सा इंटरेस्ट रेट है जिस पर एक बैंक कमर्शियल बैंक से पैसा उधार लेता है? भैया एक रेपो रेट है। रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए है। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है और उस पर इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करता है, उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं रेपो रेट। लेकिन जब आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे दे कमर्शियल बैंक को, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा उसको बैंक रेट बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन देगा तो आरबीआई कमर्शियल बैंक से कुछ ना कुछ गिरवी भी रखवाएगा। शॉर्ट टर्म लोन जब दे देता है ना, तो प्रॉमिस के बिहाफ पे यानी प्लेजिंग के बिहाफ पे दे देता है। तो प्लेजिंग के बिहाफ पे जो लोन दिया गया है उस पर चार्ज किया गया इंटरेस्ट रेट रेपो रेट कहलाता है। The event of conducting Commonwealth Games in India is an example of the following element of macro environment. हमारे देश के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स कंडक्ट कराए थे, दिल्ली के अंदर बिल्कुल कराए थे। ये ग्लोबल इन्वायरमेंट में काउंट होता है उस्ताद, ग्लोबल में ध्यान रखना, मैक्रो इन्वायरमेंट में ग्लोबल। ओके, अगला, एटीट्यूड दैट इंक्लाइंड अ कस्टमर ईदर टू रिटर्न टू अ शॉप और आउटलेट। एक ऐसा एटीट्यूड जो कस्टमर को बोलता है तुमने जहां से सामान खरीदा है तुम वापस वहां पर जाकर सामान खरीदो, खत्म हो जाए फिर दोबारा खरीदो, है ना। आउटलेट टू परचेज देयर अगेन, तो बार बार तुम वहीं से खरीद, है ना। टू रीपरचेज, बार बार रीपरचेज कर, खत्म हो रहा है क्योंकि तुम्हें पसंद है वो, है ना। तो इस एटीट्यूड को बोलते हैं कस्टमर की लॉयलिटी। आप बार बार मारुति की गाड़ियां खरीदते हो तो आप मारुति के लॉयल कस्टमर हो। आप बार बार पार्ले जी बिस्किट ही खाते हो तो पार्ले जी के लॉयल कस्टमर हो। आप बार बार अगर आईफोन खरीदते हो तो एप्पल कंपनी के लॉयल कस्टमर हो, है ना, जो बार बार कैसा करता है। ओके, कुमार एंड सन्स हैज बिजनेस प्रेजेंस इन इंडिया। कुमार एंड सन्स का बिजनेस इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, 4 अलग अलग देशों में है। तो इस कारण ये मल्टीनेशनल कंपनी बन गई है। तो क्या है यार, ना तो लोकल है, ना डोमेस्टिक है, ना बाई नेशनल है। बाई नेशनल कंपनी वो होती है जो सिर्फ 2 देशों में ऑपरेट कर रही होती है। 2 से ज्यादा देशों में ऑपरेट करने वाली मल्टीनेशनल हो जाती है। आ जाओ जी अगले पे। इन्वायरमेंटल एनालिसिस हेल्प्स इन एग्जैक्ट। इन्वायरमेंटल का जब एनालिसिस, इन्वायरमेंट का एनालिसिस करते हो तो वो बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प नहीं करता? अवॉइडिंग कंपटीशन। कंपटीशन अवॉइड नहीं कर सकते तुम। अपॉर्चुनिटीज का पता लगा सकते हो कि क्या होगा। आप अपने रिसोर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो अगर तुम एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे हो। आप अपने थ्रेट्स को एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। आप अपने इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने में, है ना। आप सही सलाह दे सकते हो एनवायरनमेंट को एनालाइज करने में कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लेकिन कंपटीशन अवॉइड नहीं कर सकते। डी विल बी द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द स्विस ट्रांसनेशनल फूड एंड ड्रिंक कंपनी। ट्रांसनेशनल मतलब मल्टीनेशनल। स्विट्जरलैंड की एक ही मल्टीनेशनल कंपनी पढ़नी है आपको चैप्टर नंबर 3 में, उसका नाम है नेस्ले। नेस्ले वेवे, वेवे में हेडक्वार्टर है, इसका ध्यान रखना। अगला,
लैंड रिफॉर्म्स मेड बाय अकबर द ग्रेट। अकबर जब शासक था मुगलों का, उसने लैंड रिफॉर्म्स किए थे, और लैंड रिफॉर्म करने के लिए लीडर बनाया था एक बंदे को, उस बंदे का नाम है टोडरमल। गवर्नमेंट पॉलिसीज वाले चैप्टर में ध्यान रखना। नबार्ड रीफाइनेंसिंग इज अवेलेबल टू ऑल बिलो द एग्जेप्ट। नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, सबको नबार्ड पैसा प्रोवाइड करता है, किसको नहीं करता वो बताना है। एग्जेप्ट लिखा है ना। कोऑपरेटिव बैंक्स को पैसा देता है, रीजनल रूरल बैंक्स को पैसा देता है, कमर्शियल बैंक्स को देता है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक को नहीं देता। दिस विल बी द राइट आंसर। पेन का कलर चेंज कर लेंगे। द आइडिया ऑफ बीइंग कंसर्न्ड विद पीपल, प्रॉफिट एंड प्लैनेट, 3P क्या था ये? ट्रिपल बॉटम लाइन। ढंग से पढ़ाया था मैंने। 3P ट्रिपल बॉटम लाइन, चैप्टर नंबर 6 कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी। अगला, टाइप ऑफ प्राइवेटाइजेशन वेयर गवर्नमेंट कीप्स होल्ड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्राइवेट एंटरप्राइज हैंडल्स फुली और पार्टली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेंचाइजी, ग्रांट। यानी सरकार कह रही है कि कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे पास है, मेरी कंपनी की, और काफी सारा काम मैंने तुझे दे दिया है कि तू मेरा डिलीवरी कर प्रोडक्ट की, तू आगे फ्रेंचाइजी ले ले, हैंडल कर ले, सामान कैसे लाना है, कैसे ले जाना है। सरकार ने मतलब अपने बिजनेस का कुछ काम प्राइवेट सेक्टर को दिया है। इस चीज को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेलीगेशन। तो बोलते हैं डेलीगेशन। ओके, कोई भी सीनियर अपने जूनियर को काम देता है, इसको भी डेलीगेशन बोलते हैं। लेकिन आपकी बीसीके के हिसाब से सरकार जब अपनी कंपनी की कुछ काम करने की एक्टिविटीज प्राइवेट सेक्टर को देती है तो उसको भी डेलीगेशन बोलते हैं। ओके, टैरिफ एडवाइजरी कमिटी किसका पार्ट है? IRDAI मैनेज करता है या टैरिफ एडवाइजरी कमिटी को। स्पेशल जब पढ़ाया था मैंने आपको क्लासेस के अंदर, ये बताया था कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। व्हाट इज हेज? हेज का मतलब क्या है? हेज इज अबाउट एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके अपना रिस्क मिनिमाइज करते हो। तो इन्वेस्टमेंट कैसे करते हो? इन्वेस्टमेंट आप करते हो अलग अलग सेक्शन में, और इस हिसाब से कि आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाए और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो कोई स्टैटिस्टिकल मेजर है ये नहीं, तो इकोनॉमी से कोई रिलेटेड नहीं है। इट इज अ स्ट्रैटेजी दैट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम कर दे और मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, और उसका रिटर्न मैक्सिमाइज कर दे। दिस इज दैट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड हेज। तुम चाहते हो तुम्हारा ज्यादा नुकसान ना हो, ये बात है। ओके, अगला, कोल इंडिया कौन से सन में इनकॉर्पोरेट हुई थी? 1975 में। पता होना चाहिए भाई ये तो। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्टोरल पॉलिसी? सरकार की सेक्टोरल पॉलिसी होती है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी सेक्टोरल पॉलिसी नहीं होती। एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, फॉरेन ट्रेड, ये सब सेक्टर की पॉलिसी है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी सेक्टोरल पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट? इंटरनल एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स है, ये फोटो है तुम्हारे पास, वैल्यू सिस्टम, मिशन, ये इंटरनल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स है। ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, ह्यूमन रिसोर्स, लेबर यूनियन, फिजिकल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, लेकिन बुक का ही फोटो है, ध्यान रखना। ये इंटरनल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स है। आपको बताना है कौन सा नहीं है। इंटरमीडिएटरी नहीं है उस्ताद, यहाँ पे इंटरमीडिएटरी लिखा है ना, का इंटरनल एनवायरनमेंट से कोई लेन देन नहीं। चलो जी अगला, हु फ्रॉम द बिलो हेल्प्स इन बडिंग बिजनेस? बडिंग का मतलब होता है बढ़ाना, दोस्त बनाना नहीं। बिजनेस को बढ़ाने में कौन हेल्प करता है? बाय क्विकली लॉन्च प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को क्विकली लॉन्च भी करा देगा। क्लास में सिखाया था, प्रिया एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, कि हेल्प गुरप्रीत सर भी करना चाहते हैं, ऋषभ सर भी, राहुल सर भी, और मैं भी कर रहा हूँ, है ना। सबका अलग अलग रूल था। ऋषभ सर को वहां पर बिजनेस एक्सेलरेटर बनाया था, वो प्रोडक्ट लॉन्च में हेल्प करा रहे थे। तो प्रोडक्ट लॉन्च में जो हेल्प करता है वो बिजनेस एक्सेलरेटर होता है, ध्यान रखना। ओके, फ्रेट फॉरवर्ड वो होता है जिसके जुगाड़ होते हैं, लाने ले जाने में, मूवमेंट, शिपमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन में जिसके जुगाड़ होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल कंसल्टेंट वो होता है जो बताता है कि डेट इक्विटी कहाँ से आनी है, कहाँ से नहीं आनी। बिजनेस इनकम्बेटर मैंने बनाया था गुरप्रीत सर को, आपको आपने शॉर्ट भी बनाया था, उसके ऊपर देखा होगा। चलो, ये लिखा भी है बिजनेस इनकम्बेटर। चलो हाँ, ये काम मैंने अच्छा किया, मैं खुद की तारीफ कर लूँ। बिजनेस इनकम्बेटर पेज नंबर 5.3, लाइन भी लिखी हुई है, जो नया बिजनेस क्रिएट और ग्रो करने में हेल्प करेगा, जो टेक्नोलॉजी को और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन बिजनेस एक्सेलरेटर वो होता है जो बडिंग करने में बिजनेस को हेल्प करेगा ताकि नया प्रोडक्ट क्विकली लॉन्च हो जाए। ओके, कोई बात नहीं, आप देख लेना। चलो जी, विच अथॉरिटी रेगुलेट एंड डेवलप द इंडियन कैपिटल मार्केट?
एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल मार्केट। अरे कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी कौन सी है? इतनी लंबी लाइन मत करो। इट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। अ टोकन मनी गिवन टू एस्टैब्लिश, मैं पढ़ के बताता हूं। रियल एस्टेट की जो डील होती है ना, बिल्डिंग की खरीदने और बेचने की जो डील होती है, उसमें जो बयाना दिया जाता है, जो टोकन अमाउंट दिया जाता है, उसका दूसरा नाम क्या होता है? ये पूछा है। दूसरा नाम होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। भाई तुम कोई भी सामान खरीदने के लिए बयाना देते हो ना, लेकिन बिल्डिंग खरीदने के लिए बयाना देते हो, उसको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट बोलते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गलत? इनकरेक्ट कौन सा है यहां पर? इवेंट की वजह से ट्रेंड आता है। हाँ, इवेंट की वजह से ट्रेंड आता है। देखो जी, इवेंट की वजह से ट्रेंड आता है, ट्रेंड की वजह से इश्यूज आते हैं, इश्यूज की वजह से एक्सपेक्टेशंस आती है, और एक्सपेक्टेशंस को फिर अपॉर्चुनिटीज में क्रिएट कर लेते हैं। इवेंट ट्रेंड को लेकर आते हैं, ट्रेंड इवेंट को लेकर नहीं आते हैं। तो बी वाला फॉल्स है, बाकी सब ठीक है। ओके, आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन? एक कंपनी के शेयर होल्डर के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। ऑनर सिलेक्ट नहीं किए जाते, जिसपे ज्यादा शेयर है वो ऑनर है ना? आगे, हाँ जी। परपेचुअल सक्सेशन बेनिफिट इज एंजॉयड बाय, देखो जी ये थोड़ा क्वेश्चन डाउटफुल है, गूगल करोगे ना तो गूगल में परपेचुअल सक्सेशन लिखा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी एंजॉय करती है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब जनरली क्या होता है कि एक कंपनी लीगली क्रिएट हुई है, एक चीज लीगली क्रिएट की गई है और वो उसके ऑनर के एक्सपायर होने के बाद भी चलेगी। तो HUF करता के एक्सपायर होने के बाद भी चलती है, तो इसलिए गूगल इसको परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं। लेकिन तुम्हारी बुक में कहीं मेंशन नहीं है ऐसा। परपेचुअल सक्सेशन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में नहीं माना जाएगा, मेरा मानना यह है, क्योंकि कंपनी और LLP तो लीगली क्रिएट हुए हैं, इसके ओनर के एक्सपायर होने के बाद भी चलते रहेंगे। ठीक है, ये दोनों सही है, तो ये भी सही हो जाएगा कि दोनों के अंदर परपेचुअल सक्सेशन होगा। लेकिन यहां लिखा है परपेचुअल सक्सेशन। अच्छा, क्वेश्चन जरा ढंग से पढ़ना पड़ेगा भाई। परपेचुअल सक्सेशन बेनिफिट इज एंजॉयड बाय, हाँ, इसमें एंजॉय नहीं होता, इसमें होता है, इसमें होता है, तो ये आंसर वाला बन जाएगा डी वाला। ओके, रिपोर्ट वेरी क्लियर। हाँ, अलग जगले से मेरे ठा करके क्यों? सिलेबस जून में चेंज हो चुका है 2024 वाले के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपने टोटल मार्क्स स्कोर कितना किया है वो काउंट कर लिया होगा। कमेंट सेक्शन में मैं वेट कर रहा हूं उस चीज का। और एक क्वेश्चन भी मैंने बीच में पूछा था, तो वो भी बताना है आपको। जो बच्चे काट कर इस वीडियो को देख रहे थे उसको बता दिया कि 2 क्वेश्चन रिपीट कर रखे हैं, 1 क्वेश्चन गलत बताया हुआ है। पूरी वीडियो देखनी है, कम से कम कुछ नहीं कर रहे तो इस पेपर को पूरा देख लेना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।